नमस्कार। आज हम प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक जारी रहा था, विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। सभी दृष्टियों से यह एक महान युद्ध था। इस युद्ध में पूर्व युद्धों की अपेक्षा सर्वाधिक विनाश हुआ था। इसमें लगभग 36 देशों ने भाग लिया। दोनों पक्षों की ओर से भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या लगभग 6 करोड़ 50 लाख थी, जिसमें से लगभग 1 करोड़ 30 लाख सैनिक मारे गए, लगभग 2 करोड़ 20 लाख हताहत हुए तथा 70 लाख सैनिक अपाहिज हो गए। यह प्रथम विश्व युद्ध था जिसमें टैंक, हवाई जहाज, हवाई बम, पनडुब्बी, जहरीली गैस आदि नवीनतम व आधुनिक हथियार व वस्तुओं का प्रयोग किया गया। यद्यपि लगभग 4.5 वर्ष के पश्चात युद्ध समाप्त हो गया, परंतु इसके दूरगामी परिणामों ने कालांतर में विभिन्न देशों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया। इसका तात्कालिक परिणाम तो यह हुआ कि इसने जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं तुर्की के साम्राज्यों को छिन्न भिन्न कर दिया। इन तीनों साम्राज्यों के भंग होने से यूरोप में अनेक नए देशों का उदय हुआ, यूगोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया आदि। इन तीनों साम्राज्यों के विघटन से मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस इन सबको सबसे अधिक फ़ायदा हुआ, जो कि मित्र राष्ट्र विजयी थे। अतः इन्होंने पराजित राज्यों के साम्राज्यों के हिस्सों को हड़पा। इराक एवं फ़िलिस्तीन पर इंग्लैंड, सीरिया एवं लेबनान पर फ्रांस ने मैंडेट प्रणाली के आवरण में अपना दखल जमाया, जिसके कारण इन देशों को स्वतंत्र होने में काफ़ी समय लगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और वहाँ साम्यवादी सरकार बनी, जिसने साम्राज्यवाद की निंदा की और रूसी साम्राज्य को विघटित किया। यह साम्यवादी सरकार पश्चिमी देशों के लिए सरदर्द बनी और इसको समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। वास्तव में यह सरकार परतंत्र जातियों को वैचारिक तथा भौतिकवादी स्तर पर मदद करने लगी, जिसके कारण पूंजीवादी देशों का चिंतित होना स्वाभाविक था। सभी परतंत्र जातियां अपनी स्वतंत्रता के लिए सोवियत संघ की ओर देखने लगी। इधर पूंजीवादी देशों में पूंजीवाद का स्वरूप बदला। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये देश सैनिक सामग्री काफ़ी मात्रा में उत्पादित नहीं कर सकते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि काम करने लायक पुरुषों की संख्या कम हो गई थी। उपलब्ध सामग्रियों के सही ढंग से बंटवारे के लिए इन सरकारों को कठोर कदम उठाने पड़े। इतना ही नहीं, ये पूंजीवादी देश बाध्य होकर अपने उपनिवेशों को भी उद्योग स्थापित करने की अनुमति देने लगे। भारत के प्रथम दौर का औद्योगिकीकरण इसी नीति का परिणाम था। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। यूरोपीय देशों को अमेरिका ने भारी मात्रा में कर्ज दिया था। युद्ध के बाद सर्वप्रथम यूरोप के बाहर के व्यक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का प्रभाव बढ़ा और पेरिस शांति सम्मेलन में विजयी और विजित राष्ट्र उसकी दुहाई देते रहे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अब तक के प्रभावशाली राष्ट्रों फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी इनका महत्व घटा और इनकी जगह पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया। इसके अलावा विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय इंग्लैंड ने यह घोषणा की थी कि उसका उद्देश्य प्रजातंत्र की रक्षा करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने भी स्पष्ट घोषणा की थी कि निरंकुश और प्रतिक्रियावादी सरकारों से विश्व को सुरक्षित रखने तथा प्रजातंत्र की भावना की रक्षा करने के लिए ही अमेरिका ने विश्व युद्ध में भाग लिया।
युद्ध काल में केंद्रीय शक्तियों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों द्वारा की गई घोषणा ने प्रजातंत्र की भावना को प्रोत्साहित किया। युद्ध समाप्त होने के पश्चात जब विभिन्न देशों की राजतंत्रीय सरकारों का पतन हो गया तो उसका स्थान प्रजातांत्रिक सरकारों ने लिया। रूस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, जहां पर विश्व के विख्यात राजवंश थे, इनमें जनतंत्री सरकारों का गठन हो गया। जर्मनी में होहेंजोलन वंश के अंतिम सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने, जो कि संभवतः विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट था, राज सिंहासन छोड़कर हॉलैंड भागना पड़ा तथा जर्मनी की जनता ने देश में गणतंत्र की स्थापना की। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात सर्वप्रथम गणतंत्री सरकार की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी। जर्मनी का अनुसरण करते हुए रूस, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, लिथुआनिया, फिनलैंड, टर्की आदि देशों की जनता ने भी अपने देशों में गणतंत्री सरकारों का गठन किया। इस प्रकार युद्ध में पश्चिमी देशों के प्रजातंत्रीय सिद्धांतों की विजय हुई और पूर्व और मध्य यूरोप के 3 महान सैनिक तानाशाहों को पराजित होना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सर्वत्र राष्ट्रीयता की भावना व्याप्त हो गई। यह निश्चित किया गया कि किसी देश की सीमाओं का निर्धारण करते समय उस देश की सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपरा आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर विल्सन ने पेरिस के शांति सम्मेलन में आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर विशेष बल दिया। उन्होंने अपने 14 सूत्री कार्यक्रम में भी इस सिद्धांत को प्रमुख स्थान प्रदान किया। यद्यपि सम्मेलन के सदस्यों ने अपने निजी स्वार्थों के कारण विल्सन के उक्त सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, तथापि वे इस सिद्धांत की पूरी तरह अवहेलना भी नहीं कर सके। इसी सिद्धांत के आधार पर पेरिस सम्मेलन में चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, पोलैंड, फिनलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया व लैटविया नामक 8 नवीन राज्यों का गठन किया गया। इन राज्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे राज्य भी थे जहां पर राष्ट्रीयता और आत्मनिर्णय का सिद्धांत पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। ऐसे राज्यों में अल्पसंख्यकों की भावनाओं की अवहेलना करके उन्हें बहुसंख्यकों की दया पर छोड़ दिया गया। चूँकि अन्य देशों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो चुका था, तो उन देशों से प्रेरणा पाकर इन राज्यों की जनता ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध जो है उसने अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास किया। युद्ध के विनाशकारी परिणामों ने सभी देशों के राजनीतिज्ञों की आंखें खोल दी और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विश्व में शांति व सद्भाव स्थापित करने के लिए पारस्परिक मैत्री व सहयोग आवश्यक है। वे यह भलीभांति समझ गए कि युद्ध द्वारा समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता। इस प्रकार यूरोपीय देशों में शनैः शनैः अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इसी भावना के आधार पर 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के सदस्य इस भावना से इतने अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने भविष्य में विभिन्न देशों की समस्याओं को परस्पर बातचीत के माध्यम से हल करने के लिए एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का निर्णय लिया। राष्ट्रसंघ की स्थापना इसी निर्णय के फलस्वरूप की गई थी। अब हम देखते हैं कि आर्थिक दृष्टि से इसके जो परिणाम रहे वो कितने घातक थे। प्रथम विश्व युद्ध आर्थिक क्षति और विनाश की दृष्टि से हमेशा स्मरणीय रहेगा। इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 खरब रुपए की धन राशि व्यय हुई थी तथा अप्रत्यक्ष रूप से व्यय की गई धनराशि का अनुमान लगाना असंभव है।
विश्व के महान अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मार्च 1915 में अकेले इंग्लैंड के युद्ध का व्यय 15 लाख पाउंड प्रतिदिन था, जो बढ़कर 1917-18 में 65 लाख पाउंड प्रतिदिन हो गया था। युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात सभी देशों पर राष्ट्रीय ऋण का अत्यधिक भार पड़ा। ऐसा अनुमान है कि फ्रांस पर 14,74,720 लाख फ्रैंक, जर्मनी पर 16,06,000 मार्क राष्ट्रीय ऋण था। इसके अतिरिक्त उत्तरी फ्रांस, बेल्जियम, उत्तरी इटली, रूसी पोलैंड, सर्बिया, ऑस्ट्रियन गलेशिया आदि कुछ ऐसे राज्य थे जिन पर बड़े देशों का राजनीतिक प्रभुत्व था। उन्हें आर्थिक दृष्टि से शत्रु देशों ने बर्बाद कर दिया था। ये आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि युद्ध में दोनों पक्षों का अपार व्यय हुआ था। सभी देशों ने युद्ध में अपनी पूरी शक्ति, समय, धन लगा दिया था, जिसके फलस्वरूप उद्योग, व्यापार, कृषि और वाणिज्य का विकास अवरुद्ध हो गया था। उत्पादन घट जाने से वस्तुओं के मूल्यों में अपार वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप लोगों को अनेक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जनता भूखों मरने लगी। राष्ट्रीय ऋण का अत्यधिक भार होने के कारण विभिन्न देशों की सरकारों ने विशाल पैमाने पर कागजी मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई। इस प्रकार युद्धोत्तर काल की आर्थिक नीति ने जनता के कष्ट व समस्याएं बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से जनता पर नाना प्रकार के कर लगाकर सरकारों ने जनता के कष्टों में और अधिक वृद्धि की। जनता की आर्थिक स्थिति पहले से और अधिक शोचनीय हो गई। फलस्वरूप जनता में असंतोष बढ़ने लगा। अब हम देखते हैं युद्ध के सामाजिक परिणाम। युद्ध काल में सैनिकों की मांग और युद्ध सामग्री निर्मित करने वाले उद्योगों में कार्य करने के लिए मजदूरों की मांग में वृद्धि हुई। इस मांग के फलस्वरूप पुरुषों ने अपने कार्य को छोड़कर सैनिक सेवा तथा युद्ध सामग्री के उद्योगों में कार्य करने का निर्णय लिया और रिक्त स्थानों पर स्त्रियां कार्य करने लगी। इससे पूर्व स्त्रियों का कार्यक्षेत्र केवल घर की चार दीवारी तक सीमित था, किंतु युद्ध के फलस्वरूप परिस्थितियों में तेजी से परिवर्तन आया और महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर कारखानों तथा कार्यालयों में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार महिलाओं के कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ और वे अपने सामाजिक महत्व का अनुभव करने लगी। उन्होंने देश के आर्थिक विकास में सहयोग देने के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेना प्रारंभ कर दिया। उनमें आत्मविश्वास व आत्मनिर्णय की भावना जागृत होने लगी। इस जागृति के फलस्वरूप कालांतर में महिलाओं में पुरुषों के समान अधिकार व सुविधाओं की मांग सरकार से की। इस प्रकार महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया तथा उनके सामाजिक स्तर में सुधार होने लगा। प्रथम विश्व युद्ध का एक और महत्वपूर्ण योगदान है 1914 में सभी देश जातीय कटुता और रंग भेद की भावना से ग्रसित थे। इसी भावना के आधार पर ब्रिटेन के लोग भारत और अफ्रीका वासियों से घृणा करते थे। इसी प्रकार जर्मन और फ्रेंच जनता स्वयं को अन्य देशों की जनता से श्रेष्ठ समझती थी। प्रथम विश्व युद्ध विश्वव्यापी स्तर पर लड़ा गया था, जिसमें सभी जातियों के व्यक्तियों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया था। भारत व अफ्रीका के सैनिक ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष में लड़े। अतः स्वाभाविक रूप से भारत और अफ्रीका की जनता के लिए ब्रिटेनवासियों के मन में कुछ सहानुभूति उत्पन्न हुई। इस महायुद्ध में श्रमिकों का योगदान भी
सराहनीय था क्योंकि उन्होंने विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों व युद्ध सामग्री का निर्माण किया था। फलस्वरूप युद्धोत्तर काल में श्रमिकों ने अपने देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। युद्ध के पश्चात उन्होंने सरकार से आवश्यक सुविधाओं की मांग की। यद्यपि ट्रेड यूनियन आंदोलन का प्रारंभ युद्ध से पूर्व हो गया था, तथापि श्रमिकों को इस आंदोलन को संचालित करने में पूरी सफलता युद्ध के बाद ही मिल सकी। उन्होंने ट्रेड यूनियनों के माध्यम से यह भी मांग रखी कि देश के प्रशासन तथा व्यापार व उद्योग में उनका स्थान निश्चित होना चाहिए। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप श्रमिकों में जागृति उत्पन्न हो गई। शिक्षा की प्रगति और विकास पर भी युद्ध का विपरीत प्रभाव पड़ा। युद्ध काल में सैनिकों की मांग बढ़ जाने और अनिवार्य सैनिक सेवा के कारण बहुत से विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़कर सेना में भर्ती होने का निर्णय किया। विद्यार्थियों की संख्या घट जाने के फलस्वरूप अधिकांश शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई। इस प्रकार शिक्षा जगत में सुधार व विकास की आवश्यकता का अनुभव युद्धोत्तर काल में किया गया। अब हम युद्ध का जो अंतिम लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम है वो है विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति और विकास, उस पर दृष्टिपात करते हैं। युद्ध में विश्व के प्रख्यात वैज्ञानिकों द्वारा विध्वंसकारी आविष्कार किए गए और उनके उन आविष्कारों का युद्ध में खुलकर प्रयोग किया गया। प्रथम विश्व युद्ध में जहरीली गैसों, बमों, टैंकों, हवाई जहाज़ों व पनडुब्बियों का पहली बार प्रयोग किया गया। सभी देशों में प्रतियोगिता की भावना पैदा हुई। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध की घटना केवल यूरोप ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के इतिहास की दिशा को बदलने वाली घटना थी। इसने विभिन्न देशों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व वैज्ञानिक जीवन पर क्रांतिकारी प्रभाव डाला था। युद्ध में विजेता एवं विजित दोनों पक्षों को अपार जनधन की क्षति हुई थी। विजेता पक्ष को पेरिस की संधि में निश्चित की गई क्षतिपूर्ति से संतोष नहीं हुआ। दूसरी तरफ विजित देशों को संधि की शर्तों को स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार शांति की स्थायी स्थापना नहीं हो सकी और मात्र 20 वर्ष बाद एक बार पुनः विश्व को महायुद्ध के विध्वंसकारी दृश्य देखने को विवश होना पड़ा। धन्यवाद।